तक हमें ये पता चला कि ताऊ के साथ बॉम्ब ब्लास्ट में ड्राइवर अंकल भी शामिल है। पर क्यों? क्योंकि ड्राइवर अंकल तो बहुत ही अच्छे इंसान है। वो तो लोगों की हेल्प करते हैं ना, जिसके लिए उन्हें ऑनर भी किया गया था। अब आती है द 23rd लूप। शिजिन नींद से उठती है और हिजुन को भी उठाती है। शिजिन ड्राइवर अंकल को 2 साल से जानती है, इसलिए वो अभी भी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ड्राइवर अंकल भी ब्लास्ट में शामिल है। हिजुन कहता है कि ड्राइवर अंकल काफी सालों से यही बस चला रहे और उन्हें ये रूट पूरा पता है। मतलब एक पर्सन रूट की प्लानिंग कर रहा था और दूसरा पर्सन बॉम्ब बना रहा था। मुझे पता है कि तुम सैड हो, तो क्यों ना हम डोंग बस स्टॉप पर बस से उतर जाएं और आगे की प्लानिंग करें। शिजिन और हिजुन डोंग बस स्टॉप पर बस से उतर जाते हैं। शिजिन सोचती है कि अगर ड्राइवर अंकल चाहते हैं कि सारे पैसेंजर्स बॉम्ब ब्लास्ट में मर जाए तो वो हम दोनों को बस से नहीं उतरने देते। पर ड्राइवर अंकल ने पर्वत वाले इंसिडेंट में हम दोनों को बस से उतरने दिया था। इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहते कि मैं ब्लास्ट में मर जाऊं। वो शायद मुझे बचाना चाहते हैं। पर हिजुन के अकॉर्डिंग ड्राइवर अंकल एक अच्छे इंसान नहीं है, वरना वो ऐसे कैसे सारे पैसेंजर्स की जान ले सकते हैं। इसी बीच 1:45 PM पर बस दोबारा से ब्लास्ट हो जाती है। हिजुन और शिजिन कॉलेज के ब्रॉडकास्ट का बहाना बनाकर ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस ड्राइवर अंकल के बारे में इन्फो लेने जाते हैं। काफी फोर्स करने के बाद जब एक एम्प्लॉय उन्हें ड्राइवर अंकल वांग के बारे में इन्फो देने वाला था कि उन्हें न्यूज मिलती है कि बस नंबर 45 ब्लास्ट हो गई है, ये सुनकर एम्प्लॉय वहां से बाहर आ जाता है क्योंकि पुलिस ने उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया है। इस एम्प्लॉय को शिजिन और हिजुन पर शक हो जाता है, तो वो दोबारा से ऑफिस के अंदर जाकर देखता है, पर शिजिन और हिजुन वहाँ नहीं होते। शिजिन और हिजुन दोनों को ड्राइवर अंकल की पर्सनल इन्फो मिल गई थी। आज से 5 साल पहले ड्राइवर अंकल ट्रक चलाते थे और फिर वो अपना होम टाउन छोड़कर जाइलन सिटी आ गए और अब वो पिछले 4 साल से बस ही चला रहे हैं। ड्राइवर अंकल ने जाइलन सिटी आने का रीजन ये दिया था कि उनकी वाइफ का यहाँ ट्रांसफर हो गया, इसीलिए उन्हें भी अपनी वाइफ के साथ यहीं आना पड़ा। पर हिजुन सोचता है कि अगर ड्राइवर अंकल की वाइफ है तो वो कंपनी डॉम में क्यों रहते हैं। तो अब ये दोनों ड्राइवर अंकल के डॉम जाते हैं, पर वो तो लॉक था। तो हिजुन लॉक स्मिथ को कॉल करता है, पर तभी वहाँ ड्राइवर अंकल का रूममेट आ जाता है और वो हिजुन की बातें सुन लेता है। हिजुन उनसे झूठ बोलता है कि ड्राइवर अंकल मेरे अंकल है और उन्होंने मुझे यहाँ कुछ लेने भेजा है, पर मुझसे चाबी गुम हो गई। तो रूममेट अंकल उन्हें अंदर आने देते हैं। हिजुन उन्हें बताता है कि मैं यहाँ हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुकलेट लेने आया, और फिर वो ड्राइवर अंकल के रूम में जाता है और अपनी रिसर्च स्टार्ट करता है, इसी होप में कि उसे ड्राइवर अंकल की वाइफ के बारे में कुछ पता चल सके। बाहर शिजिन रूममेट अंकल से बातें करने लगती है और उन्हें साइड में आकर बात करने को बोलती है। रूममेट अंकल शिजिन की बात मान लेते हैं। शिजिन उनका ध्यान हिजुन से हटाने के लिए उनसे कुछ सवाल पूछती है कि जैसे ड्राइवर अंकल वांग कैसे इंसान है और क्या आप उनकी वाइफ से मिले हो। रूममेट अंकल कहते हैं कि अच्छा, इसीलिए तुम यहाँ आई हो, क्या वो दोनों डाइवोर्स लेने वाले। रूममेट अंकल शिजिन को बताते हैं कि ड्राइवर अंकल वांग की वाइफ एक साइको है और वो औरत ड्राइवर अंकल वांग को हरास भी करती थी। शिजिन को रूम में एक पुराना सेलफोन मिलता है जो ऑन नहीं हो रहा था। रूममेट अंकल शिजिन को बताते हैं कि एक रात ड्राइवर अंकल वांग की वाइफ का फोन भी आया था क्योंकि उसके गैरेज में आग लगी थी। इसी बीच शिजिन रूम से बाहर आ जाता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एक स्टोर में आते हैं। शिजिन कहती है कि पक्का वो ग्रे जैकेट वाली लेडी ताऊ ड्राइवर अंकल की वाइफ ही होगी, बस इससे ज्यादा इन्हें कुछ नहीं पता चला। शिजिन सोचती है कि हर लूप में 1:45 PM पर ही बस ब्लास्ट होती है, तो इस 1:45 का क्या मतलब है। अब यार ये दोनों इससे ज्यादा इन्फो तो नहीं इकट्ठी कर सकते क्योंकि ये काम पुलिस का है, क्योंकि उनके पास हर सिटीजन का रिकॉर्ड होता है। तो हिजुन और शिजिन डिसाइड करते हैं कि वो खुद पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को डिटेल्स वगैरह देंगे। और वैसे भी इस बार वो कोई सस्पेक्ट नहीं है, पर पुलिस को कॉल करने से पहले दोनों ये डिसाइड करते हैं कि ये पुलिस को क्या क्या बताएंगे। नेक्स्ट सीन में हिजुन और शिजिन दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे, पर उन्होंने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। कैप्टन यांग उन्हें जो भी पता है वो सब बताने को बोलते हैं। दोनों कैप्टन यांग को बताते हैं कि बस में एक ग्रे जैकेट वाली लेडी थी जिसके पास चाकू था और वो कह रही थी कि 1:45 PM पर सब मारे जाएंगे। कैप्टन यांग उनसे पूछते हैं कि अगर वो लेडी ये सब बोल रही थी तो क्या ये बातें सिर्फ तुम दोनों ने ही सुनी। शिजिन कहती है कि हमें नहीं पता कि हम सबने ये सुना कि नहीं, वैसे भी बस के इंजन का काफी शोर था और हम ही उस लेडी के सबसे क्लोज बैठे थे। चीफ यांग उनसे ग्रे जैकेट वाली लेडी की अपीयरेंस के बारे में भी पूछते और हिजुन उन्हें सब बताता है और शिजिन उन्हें प्रेशर कुकर के बारे में बताती है कि उसमें से अजीब सी केमिकल्स की स्मेल आ रही थी। इतनी एग्जैक्ट डिटेल सुनकर कैप्टन यांग को दोनों पर शक होता है क्योंकि एक नॉर्मल पैसेंजर बाकी पैसेंजर्स की डिटेल्स पर इतना ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट सीन में ऑफिसर फैंग बाकी कुछ ऑफिसर्स के साथ कार्स में बैठकर कहीं निकल जाते हैं, पर कैप्टन यांग को अभी भी इनसे कुछ और बातें करनी थी। तो वो हिजुन को बस नंबर 45 का मैप देकर उसे सारे पैसेंजर्स की सीट्स और डिटेल्स बताने को कहते हैं और हिजुन उन्हें एक एक डिटेल देता है। कैप्टन यांग कहते हैं कि ऐसी ट्रेनिंग तो पुलिस में दी जाती है और जब मैं पुलिस अकेडमी में था तब मैंने ऐसी ट्रेनिंग ली थी। हिजुन कहता है ये तो मेरी बस सबकॉन्शियस हैबिट है कि मुझे सब चीजें याद रहती है। तो कैप्टन यांग
हीजुन को पुलिस स्टेशन का मैप ड्रॉ करने को बोलते हैं। हीजुन ने एक ब्लैंक पेपर पर पुलिस स्टेशन का मैप ड्रॉ करता है क्योंकि वो बाकी लूप्स में काफी बार पुलिस स्टेशन आ चुका है और ये मैप बिल्कुल सही होता है। तब कैप्टन यांग हीजुन को पैसेंजर्स की फोटोज देते हैं, पर फोटोज सीसीटीवी कैमरा से ली गई थी तो वो ब्लर होती है। पर कैप्टन यांग चाहते हैं कि हीजुन उन पैसेंजर्स को पहचानने में उनकी हेल्प करे। इसी बीच ऑफिसर येजी का फोन बजता है जिसमें वही बॉम्ब वाली रिंगटोन लगी होती है। ये सुनकर शिजिन डर जाती है और कैप्टन यांग शिजिन के बिहेवियर को नोटिस कर लेते हैं। पर हीजुन कहते हैं कि शिजिन विक्टिम्स की फोटोज देखकर डर गई है क्योंकि उसे गिल्ट हो रहा है कि वो पैसेंजर्स के लिए कुछ नहीं कर पाई। तभी ऑफिसर येजी आकर कैप्टन यांग को ताओ के बारे में बताती है कि ताओ जियाओडाओ में रहती थी और केमिकल प्लांट में काम करती थी और ताओ और ड्राइवर वांग दोनों हस्बैंड वाइफ थे। इसके बाद कैप्टन यांग चीफ 2 के पास जाते हैं और चीफ 2 ने इन दोनों पर नजर रखने को बोलती है। फोन पर ऑफिसर ली कैप्टन यांग को ड्राइवर वांग के बारे में बताते हैं कि वो पहले ट्रक चलाते थे और बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय थे और जायलन आने के बाद उन्होंने सिर्फ बस नंबर 45 को ही ड्राइव किया था। ऑफिसर फैंग कैप्टन यांग को बताते हैं कि ताओ जायलन केमिकल प्लांट में क्वालिटी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में काम करती थी और यहाँ पर काम करने से पहले ताओ जियाओडाओ फर्स्ट हाई स्कूल में केमिस्ट्री की टीचर थी और ताओ जायलन केमिकल प्लांट में सारे रॉ मटेरियल्स को डायरेक्टली कंट्रोल करती थी। इस तरह ताओ ने बॉम्ब बनाने के लिए सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा किया होगा। चीफ 2 ऑफिसर येजी को जियाओडाओ पुलिस डिपार्टमेंट को भी कॉल करके इस सारे केस के बारे में बताने को बोलती है ताकि उन्हें वहाँ से भी ताओ और ड्राइवर वांग के बारे में इन्फो मिल सके क्योंकि पहले ये दोनों जियाओडाओ में रहते थे। अब ऑफिसर्स को पता चल जाए कि पहले हीजुन और शिजिन रिपोर्टर्स बनकर ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस गए थे और फिर दोनों ड्राइवर अंकल के कंपनी डॉम गए थे और हीजुन ने लास्ट बार एक लॉक स्मिथ को कॉल किया था। कैप्टन यांग आकर हीजुन और शिजिन से उनके मोबाइल फोन और लैपटॉप ले लेते हैं और हीजुन को कैप्टन यांग को वो सेल फोन भी देना पड़ता है जो उसे ड्राइवर अंकल के रूम से मिला था। देन पुलिस इन दोनों के फोन रिकॉर्ड्स चेक करते हैं और ऑफिसर येजी कैप्टन यांग को बताती है कि हीजुन और शिजिन के कॉल रिकॉर्ड से हमें ये पता चलता है कि इनका ताओ और ड्राइवर वांग से कोई कांटेक्ट नहीं है और सब कुछ बहुत ही नॉर्मल है। तो कैप्टन यांग ऑफिसर येजी से हीजुन के सेकंड मोबाइल के बारे में पूछते हैं, मतलब वही जो हीजुन ने ड्राइवर अंकल के रूम से लिया था। येजी कहते हैं कि अभी वो रिकवर हो रहा है। अब कैप्टन यांग हीजुन और शिजिन से ये पूछते हैं कि वो दोनों ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस क्या करने गए थे। हीजुन कहता है कि शिजिन पैसेंजर्स की डेथ के लिए खुद को जिम्मेदार समझती है, इसीलिए मैं उसे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ले गया ताकि हमें और इन्फो मिल सके और शिजिन शांत हो जाए। तभी चीफ 2 कैप्टन यांग को कंट्रोलर रूम में आने को कहती है तो कैप्टन यांग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन टीम ताओ के गैरेज को चेक करी थी जहाँ पर उन्हें केमिकल्स और एक्सप्लोजन के एविडेंसेस मिलते हैं और ताओ के लैपटॉप में ऑफिसर्स को केमिकल रिसिप्ट्स की इन्फो मिलती है, मतलब ताओ ने केमिकल्स ऑनलाइन खरीदे थे। इसके बाद कैप्टन यांग शिजिन और हीजुन के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि बॉम्ब सच में ताओ ने ही बनाया था। तो हीजुन उन्हें बताता है कि मेरे अकॉर्डिंग शायद वो प्रेशर कुकर एक टाइम बॉम्ब था क्योंकि वो लेडी बार बार 145 टाइम ही मेंशन करी थी। ये जानकर चीफ 2 ऑफिसर येजी को क्वाजंग ब्रिज पर हुए पुराने इंसिडेंट्स की फाइल्स चेक करने को बोलती है जो 1:45 PM से रिलेटेड हो। अब हीजुन कैप्टन यांग को सच बताता है कि स्विच ऑफ वाला मोबाइल उसने ड्राइवर वांग के रूम से चुराया है। कैप्टन यांग कहते हैं कि हमें ऑलरेडी पता है कि वो सेलफोन तुम्हारा नहीं है। शिजिन कैप्टन यांग से कहती है कि शायद ताओ और ड्राइवर वांग का कोई बच्चा और ये सेलफोन उसी का। ब्लूटूथ पर चीफ 2 कैप्टन यांग को बताती है कि ये सच है कि ताओ और ड्राइवर वांग की एक बेटी थी जिसका नाम है मैंग मैंग, पर 5 साल पहले मैंग मैंग की डेथ हो चुकी थी। ये इन्फो कैप्टन यांग हीजुन और शिजिन को देते हैं और देन वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं। शिजिन हीजुन को बताती है कि 1 साल पहले मुझे ड्राइवर अंकल ने बताया था कि उनकी बेटी भी जायलन यूनिवर्सिटी पढ़ती थी और अब वो जॉब करती है, पर उन्होंने शिजिन से झूठ क्यों बोला। ऑफिसर येजी कैप्टन यांग को बताती है कि वो दूसरा फोन मैंग मैंग का ही है और 5 साल पहले लास्ट कॉल मैंग मैंग ने अपने फादर वांग को की थी, वो भी 1:44 PM पर ड्राइवर वांग ने फोन नहीं उठाया। चीफ 2 कैप्टन यांग को 5 साल पहले वाली मैंग मैंग की वीडियो दिखाती है जिसमें मैंग मैंग बस से उतरती है और एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। मैंग मैंग की डेथ भी जायलन क्वाजियंग ब्रिज पर 1:45 PM पर ही हुई थी और तब भी मैंग मैंग बस नंबर 45 से ही ट्रेवल करी थी। पर एक बात ये भी थी कि मैंग मैंग का एक्सीडेंट 13 मई को हुआ था पर बॉम्ब ब्लास्ट तो आज 9 मई को हुआ। तो ऑफिसर फैंग उन्हें बताते हैं कि मुझे ताओ के नेबरहुड से पता चला था कि आज के आफ्टरनून से सारे गैरेजेस की फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन होने वाली है, तो शायद इसीलिए ताओ को आज का दिन ही एक्सप्लोजन के लिए चूज करना पड़ा। और ये फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन इसलिए की जा रही है क्योंकि 4 अप्रैल को ताओ के गैरेज में एक्सप्लोजन हुआ था। चीफ 2 ऑफिसर येजी को 5 साल पहले हुए मैंग मैंग के केस के इंचार्ज से कॉन्टेक्ट करने को बोलती है और बस नंबर 45 की फुटेजेस वगैरह भी कलेक्ट करने को कहती है। कैप्टन यांग के आते ही शिजिन उनसे ताओ और ड्राइवर वांग के
बॉम्ब ब्लास्ट करने का मोटिव पूछती है। कैप्टन यांग कहते हैं कि अब तुम ये जानकर क्या करोगी, क्योंकि बॉम्ब तो ऑलरेडी ब्लास्ट हो चुका है। शिजिन कहती है कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो, और मैं फिर से बस में होती और मुझे पता होता कि बस में बॉम्ब है और ये भी पता होता कि कल्प्रिट कौन है, तो हमें उस टाइम एक्सप्लोजन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तब कैप्टन यांग शिजिन को बताते हैं कि उसे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। कैप्टन यांग कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में पुलिस बस को नहीं रोक सकती, क्योंकि ऐसे कल्प्रिट अलर्ट हो जाएगा और शायद वो बॉम्ब को उसी टाइम एक्सप्लोड भी कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस नेक्स्ट स्टॉप पर बस का वेट करेगी और ऑफिसर्स एक नॉर्मल पैसेंजर की तरह बस में एंटर करेंगे और सही टाइम पर बॉम्ब को डिफ्यूज कर देंगे। शिजिन उनसे पूछती है कि बीच में तो सिर्फ डोंग बस स्टॉप ही आता है, तो क्या पुलिस 5 मिनट में डोंग बस स्टॉप पहुंच सकती है। कैप्टन यांग कहते हैं कि अगर बस डोंग बस स्टॉप पहुंचने में थोड़ी लेट हो जाए तो शायद पुलिस टाइम पर पहुंच सकती है। अब शिजिन कैप्टन यांग से मैंगमैंग की डेथ के बारे में पूछती है, तो कैप्टन यांग बताते हैं कि 5 साल पहले 13 मई को 1:45 PM पर वाजियंग ब्रिज पर मैंगमैंग अचानक बस से उतर गई थी और एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया था। शिजिन उनसे एक और चीज पूछती है कि अगर एक दिन आपको कोई स्ट्रेंजर मैसेज करके ये बताए कि बस में बॉम्ब है जो 20 मिनट्स में ब्लास्ट होने वाला है, तो क्या आप उस स्ट्रेंजर पर विश्वास करोगे। कैप्टन यांग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और सिटीजन्स को बचाना ही तो हर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। हीजुन कैप्टन यांग के जाने से पहले उनसे उनका नंबर भी ले लेता है। तो अब आती है द 24th लूप। हीजुन के नाक से खून बह रहा था और शिजिन ये देखकर बहुत ही डर जाती है। पता नहीं क्यों, पर हीजुन की तबीयत बस हर लूप में खराब ही हो जा रही है और शायद अब हीजुन के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। हीजुन ताओ की फोटो क्लिक करके कैप्टन यांग को बॉम्ब के बारे में मैसेज करता है। मैसेज पढ़कर कैप्टन यांग शॉक हो जाते हैं और जल्दी से सारी पुलिस फोर्स कार्स लेकर निकलती है। हीजुन शिजिन को हक करता है क्योंकि शिजिन हीजुन की हालत देखकर बहुत ही डर गई थी, तो हीजुन उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। अब शिजिन दोबारा से पॉवर्ट वाली एक्टिंग स्टार्ट करती है और ड्राइवर अंकल को बस रोकने को बोलती है। ड्राइवर अंकल एक जगह बस रोक देते हैं और शिजिन बस से उतर जाती है, पर फिर शिजिन कहती है कि मैं क्यों बस से उतरूं, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। तो वो हीजुन को बस से उतरने को बोलती है। ये दोनों बस ड्रामा करे थे ताकि बस लेट हो जाए। हैप्पी फोन गया पुलिस को बुलाने वाला था। ये सुनकर ड्राइवर अंकल को गुस्सा जाता है, तो वो जल्दी से दरवाजे बंद करके बस को स्टार्ट कर लेते हैं, पर उनका ध्यान टाइम पर ही था। पर पुलिस ऑफिसर्स डोंग बस स्टॉप पहुंच गए थे, पर इतनी कार्स देखकर ड्राइवर अंकल को शक हो जाता है, तो वो बस स्टॉप पर बस को रोकते ही नहीं है। सारे पैसेंजर्स घबरा जाते हैं। अब पुलिस बस का पीछा करते हैं। इतनी सारी पुलिस कार्स देखकर पैसेंजर्स भी डर गए थे, पर ड्राइवर अंकल बस को भगाई जा रहे थे। वो अपना नाइफ निकालकर सबको अपनी सीट्स पर बैठने को बोलती है, पर हीजुन ताओ से लड़ने लगता है। वर्कर अंकल और शिजिन भी हीजुन की हेल्प करते हैं और ऐसे सारे मिलकर ताओ को पकड़ लेते हैं, पर ड्राइवर अंकल बस की स्पीड और इंक्रीज कर रहे थे। शिजिन ड्राइवर अंकल को समझाती है कि मैंगमैंग के साथ बहुत गलत हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सबकी जान ले लो। हीजुन कहता है कि आपकी बेटी के इंसिडेंट को 5 साल हो गए और अगर आप उसकी सुनवाई से सेटिस्फाई नहीं हो तो आपको पुलिस के पास जाकर केस को रीओपन करवाना चाहिए, ना कि ये सब करना चाहिए। और मैंगमैंग तो खुद अपनी मर्जी से बस उतरी थी ना। ये सब सुनकर ड्राइवर अंकल को और गुस्सा जाता है कि उनके अकॉर्डिंग सब उस इंसिडेंट को भूल चुके हैं और मैंगमैंग ब्रिज पर उनका वेट करिए। पुलिस ने ब्रिज को भी ब्लॉक कर लिया था और ऑफिसर ली ड्राइवर अंकल को बस रोकने को बोलते, पर ड्राइवर अंकल बस नहीं रुकते और फिर वो बस को रिवर्स करने लगते हैं। पीछे से पुलिस कार्स बस को रोकने की कोशिश करती है, पर ड्राइवर अंकल अभी भी बस के दरवाजे नहीं खोल देते। तो हीजुन इमरजेंसी हैमर से विंडो तोड़ देता है और शिजिन कैप्टन यांग को बॉम्ब पास कर देती है। रिंगटोन दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। ऑफिसर फैंग कैप्टन यांग को बचाने जाने वाले होते हैं, पर बाकी ऑफिसर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। कैप्टन यांग रिवर की तरफ भागते हैं और बॉम्ब को फेंक देते हैं, पर बॉम्ब हवा में ब्लास्ट हो जाता है और कैप्टन यांग गिर जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चाहो तो कमेंट भी कर देना। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। सो बाय बाय और सब्सक्राइब करना मत भूलना। Out of your mouth, you wish you were someone